हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद बच्चों लास्ट के 3 टॉपिक बच जाते हैं। वो सेपरेट वीडियो है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वो टॉपिक है आपके मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड आपके पास ये मोल फ्रैक्शन होगा। ओके, तो ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये तीनों टॉपिक 12th के साथ कॉमन है। तो मेरे पास एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। उससे पहले इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए 2 टॉपिक हमारे पास बचते हैं। वो दोनों टॉपिक है आपके पास स्टिचियोमेट्री, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट। जैसा कि बच्चों लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है। अगर आपने वो मिस कर दिया वीडियो तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए। मैं आपको उस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टिचियोमेट्री क्या होता है, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ स्टिचियोमेट्री एंड व्हाट इज़ स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो बच्चों सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, स्टिचियोमेट्री जो है ये वर्ड 2 चीज़ से बने है, स्टिचियो एंड मेट्रॉन से। स्टिचियो का मतलब होता है एलिमेंट्स, ओके, स्टिचियो का मतलब होता है बच्चों एलिमेंट्स, एंड मेट्रॉन्स का मतलब होता है उसकी मेजरमेंट। तो अगर इसको मैं हिंदी में बोलते हैं ना, संधि विच्छेद कर दो इसका, तो इसका मतलब होता है एलिमेंट की मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मेजरमेंट। अगर मैं एलिमेंट के मेजरमेंट से बेसिकली क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ओके, तो सपोज कर लो कि आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। ओके, आप क्या कर रहे हो, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर बच्चों मैं इसको बैलेंस कर लूँ तो क्या क्या हो जाएगा। अभी देखो ये बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है। कार्बन कार्बन, एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 है इधर, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, ये बैलेंस हो गया। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरीके का सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, स्टिचियोमेट्री क्या होता है इस एग्जांपल से, एंड देन हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसके बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको किस तरीके से पढ़ोगे आप इसको पढ़ के बताओ ये क्या लिख रखा है। तो देखो बहुत तरीके से पढ़ा जा सकता है सेम चीज़ को। ओके, अगर मैं किसी सिचुएशन को दूँ कि आपको इसको रीड करके बताओ ये केमिकल रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, आपको बोला जाए पढ़ के बताओ, तो इसको बहुत तरीके से पढ़ा जा सकता है। देखो बच्चों कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो है कि एक बच्चा आया, उसने बोला कि एक मॉलिक्यूल, क्या बोला उसने, एक मॉलिक्यूल मीथेन जब 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो उसने बोला कि एक मॉलिक्यूल, ध्यान देना मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल ही H2O दे रहा है। यहाँ पे बच्चे ने सेम चीज़ को किस तरीके से पढ़ा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पढ़ा। दूसरे बच्चे ने बोला कि जब 1 मोल CH4 जब 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल CO2 मिलता है और 1 मोल H2O मिलता है। देखो बच्चों यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जब मैं मॉलिक्यूल बोलता हूँ तो मैं खाली इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ये एक का मतलब एक अकेला CH4 है। जब मैं 2 मॉलिक्यूल O2 बोलता हूँ तो खाली 2 O2 की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब मैं मोल बोल देता हूँ तो आपने मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो 1 मोल जब बोलते हो तो 1 मोल का मतलब होता है कितना, 6.022 × 10⁻23। अब 1 मोल किसका, CH4 का, तो जहाँ यहाँ पे एक CH4 था, यहाँ पे कितने CH4 है, 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ CH4। तो अभी देख के बंदा मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी पढ़ सकता है इसको मोल के फॉर्म में भी पढ़ सकता है। आप खुद ही बोल देते हो कई बार कि अगर वाटर का रिएक्शन होता है तो आप मोल मॉलिक्यूल बोलते रहते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप बोल कैसे भी सकते हो लेकिन उसका लिटरली मतलब देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप मॉलिक्यूल करोगे तो प्रोडक्ट भी मॉलिक्यूल में ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने नंबर कम लिया है। और अगर आपने मोल्स में ले लिया तो मोल्स के फॉर्म में ही आपको प्रोडक्ट भी, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनेंगे। अच्छा, एक बच्चा इसको ऐसे भी पढ़ सकता है, इसका मोलर मास कितना हुआ, 16 ग्राम, 12 + 4 16 है ना।
अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू द 32, 32 टू द 64, ओके। तो 64 ग्राम्स हो गया ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँगा तो ये कितना हो गया 12, 16 16 32, 44 ग्राम्स। और अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो 18 + 18 2 है ना, 36 ग्राम्स हो गया। अब इसको प्लस करो तो कितना आ गया 80। तो इसका मतलब है कि दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। इसका मतलब है दोनों बैलेंस आउट हो गया। अभी दोनों बैलेंस आउट हो गया तो बंदा इस तरीके से भी पढ़ सकता है कि 16 ग्राम जब मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम वाटर मिलता है। अभी एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, एट STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, जो आपका 1 मोल गैस होता है ना वो 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। 22.7 भी दिखेगा आपको कई जगह, ये यूनिट पे वेरी करता है। तो मैं 22.4 लीटर्स मान लेता हूँ। तो अब ये 1 मोल है तो मैं बोलूँगा 22.4 लीटर। अगर CH4 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल है CO2 एंड 44.8 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सही है बच्चों, बच्चा है तो सारे के सारे सही, इसमें से कोई सही और कोई गलत नहीं है, सारे के सारे सही है, मतलब सारे सही है, गलत कोई सा भी नहीं है, ओके। तो इसका यही मतलब है जब आप एलिमेंट की मेजरमेंट कर रहे हो तो किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको समझ आएगा कि सेम चीज़ को आप कितने तरीके से पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन है कि ये तो स्टिचियोमेट्री मैंने बताई थोड़ी सी आपको। क्वेश्चन ये आता है कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टिचियोमेट्री पे, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टिचियोमेट्री पे। तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर आपसे पूछूं स्टिचियोमेट्री का, तो देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर आपको नोट करना है तो, ओके। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि इफ मैंने 8 ग्राम मीथेन लिया, अगर मैंने 8 ग्राम मीथेन का कंबशन किया तो बताओ कितने ग्राम वाटर बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, अगर मैंने 8 ग्राम मीथेन लिया तो कितने ग्राम वाटर पानी बनेगा, अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करता हूँ तो देखो जब ग्राम में दे दिया तो मैं ग्राम वाला याद करता हूँ। इसके सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, लिखो 16 ग्राम, पढ़ा था ना हमने, 16 ग्राम लेंगे कितने के साथ, 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 44 ग्राम बनेगा और ये 36 ग्राम बनेगा, है ना। हमने इसका मोलर मास लिख लिया। अब हमें गिवन क्या है CH4, हमें कैलकुलेट क्या करना है वाटर। तो मैं खाली इसका रिलेशन देखूंगा, ठीक है। बाकी मैं मान के चलूँगा कि मेरे को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइडेड है। इसी बेस पे हम आगे लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं अभी समझ लूँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सिंपल कि 16 ग्राम के लिए 36 ग्राम बनता तो 8 के लिए कितना बनेगा बच्चों, अगर आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा, 8 ग्राम के लिए कितना बनेगा 18 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम क्वेश्चन बोलता है कि बताओ CH4, बोलो उसने बोला कि अगर 0.5 मोल CO2 बनाया मेरा प्रोडक्ट में तो बताओ मैंने कितने मोल ऑक्सीजन लिए होंगे। अब मोल के टर्म्स में देखा जाए तो साफ दिख रहा है 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल। तो अगर उसने बोला है कि 0.5 मोल CO2 बनाना है, अगर 1 मोल CO2 बनाना होता बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तो कितना ऑक्सीजन लिया था मैंने, 2 लिया था। बनाने को कितना बोला 0.5, आधा बनाना है तो मेरे को आधा ही लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन आ जाए। अगर आपको आप बोलोगे आपने तो एक इक्वेशन बता दिया हमें, बाकी अगर कोई और क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर कोई और भी आ गया तो मेन चीज़ है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है उसकी, ओके। सपोज करो मैं अमोनिया के फॉर्मेशन की बात करता हूँ, बैलेंस करो सबसे पहले तो इसको कर लिया बैलेंस। अब अगर सपोज करो कि आपको बोलता है कि 1 ही मोल बना है मेरा अमोनिया, तो बताओ कितने मोल तुमने लिए होंगे H2। तो जब आपने देखा कि 2 मोल के लिए 3 चाहिए था तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 3/2, आ गया आंसर। समझ में आ रही बात। अगर ग्राम्स में बोला जाए तो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या रिलेशन बनता है दोनों के बीच में, जितना भी बोला है डबल हाफ किसी भी फ्रैक्शन में बोला जाए आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से कर रहे हैं हम।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया स्टिचोमेट्री किस तरीके से होती है, क्या इसकी थ्योरी है, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन है, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल उसको सॉल्व करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको ये टॉपिक ये चीज़ समझनी है, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ओके, अब आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट। जैसा मैंने बच्चों बताया ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए 3 चैप्टर हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, उसका एक सेपरेट वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तीनों देख लोगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आएगा। 11th-12th में ये टॉपिक्स कॉमन है, तो मेरे पास कॉमन वीडियो है, मैं बता दूंगा आपको। तो अगर मैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आऊँ, लिमिटिंग रिएजेंट पे, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो अगर आपको समझाया जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो सिंपल सी चीज़ है। घर में अगर सपोज़ मम्मी बीमार है, मम्मी ने बोला चाय बना के लाओ, है ना। अभी एक परफेक्ट चाय का सिनेरियो लेते हैं। अभी देखो परफेक्ट चाय का सिनेरियो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई ज़्यादा चीनी, कोई कम चीनी, कोई ज़्यादा पत्ती, कोई कम पत्ती, अदरक वदरक, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन मान लो कि आपको जो बेस्ट लगता है, जो आपकी मम्मी बनाती है, सपोज़ वो बेस्ट है आपके लिए। अब अगर आप वैसा ही बनाने जाओ तो पक्की बात है आप पहले दूसरी बार बना रहे होगे, 10वीं बार भी बना रहे होगे तो कुछ ना कुछ गलती करोगे। चीनी ज़्यादा डाल दोगे, पत्ती ज़्यादा डाल दोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। अब उसके चक्कर में परफेक्ट नहीं बनेगा, है ना। तो होता क्या है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए उतने ही चाहिए होंगे। अगर आपने कम ज़्यादा कर दिया तो कोई एक बचा रह जाएगा और कोई एक कंज्यूम हो जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो किसी ए को 2 बी चाहिए होते हैं रिएक्ट करने के लिए, किसी एक ए को 2 बी चाहिए होते हैं रिएक्ट करने को, और तब ये कुछ प्रोडक्ट बनाता है। अब मान लो कि आपने यहाँ पे जो बी है वो एक ही दिया। अब मेरे को पता है हर एक ए के लिए 2 बी चाहिए होता है। अब आप जब आपने एक ए दे दिया, एक बी दे दिया, तो होगा क्या, ए के लिए कितने बी चाहिए थे, 2 बी चाहिए था। अब ये ए आएगा, ये देखेगा दूसरा बी कहाँ है, तो पहले कौन खत्म होगा रिएक्शन में, बी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आधा ही जो ए है वो बी को कंज्यूम कर लेगा और जो आधा ए था उसके लिए का तो दूसरा बी है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन में बच कौन जाएगा, रिएक्शन में बच जाएगा ए और कंज्यूम कौन हो जाएगा, बी। तो जो पहले कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में उसको क्या बोलते हो, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है बच्चों उसको क्या बोलते हो, एक्सेसिव रिएजेंट। अब बोलोगे आप समझ ही नहीं आया मेरे को क्या होता है, एग्जाम्पल बढ़िया दो, बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। देखो सपोज H2 + O2, H2O। अब ये बिना बैलेंस किए मत करने लग जाना, नहीं तो गलत करोगे हर बार। सबसे पहले बैलेंस करो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन बैलेंस करो, ठीक है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है कि भाई अगर वाटर बनाना है, 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाना है, तो तुम्हें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए होगा। दैट मीन्स हर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा नहीं है भाई, मेरे पास एक ही हाइड्रोजन, एक ही ऑक्सीजन। अभी क्या करोगे, बोलेगा बताओ क्या होगा इस रिएक्शन में, कितना बनेगा वाटर, तो क्या 2H2O बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। 2 हाइड्रोजन का है 2H2O बनने के लिए, तो आप बोलोगे कि एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी। अब एक ऑक्सीजन के लिए 2 चाहिए, ये भाई कितना है, 1 है, दूसरा तो है ही नहीं, ये तो मिसिंग है। तो आधा ऑक्सीजन ही 1 हाइड्रोजन को कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि 1:2 का प्रोपोर्शन है ना, 1 के लिए 2 चाहिए, तो आधे के लिए 1 चाहिए होगा। तो पूरा का पूरा जो 1 हाइड्रोजन है वो खत्म हो गया आधे ऑक्सीजन में ही। तो रिएक्शन के बाद बच क्या जाएगा, ऑक्सीजन बचा हुआ रह जाएगा और हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम था। तो जो कम था वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, जो ज़्यादा है वो एक्सेसिव रिएजेंट हो गया। समझ में आया क्या है? एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ आएगा और अच्छे से। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वैरायटी देंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। आप सपोज करो N2 + H2 गिव्स NH3 अमोनिया। बैलेंस करो बच्चों, ठीक है, 1:3 का रेशियो है। हर एक नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। अभी आंख बंद करके मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, 7H2। अब आपको बताना ये भी कितना बनेगा, ठीक है। थोड़ा और ट्रिकी करते हैं चीज़ों को।
एक के लिए चाहिए था 3, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक के लिए 3 चाहिए था, और जब सब कुछ बैलेंस होता था तो एक नाइट्रोजन के लिए 2 अमोनिया बनता था और 3 हाइड्रोजन के लिए 2 अमोनिया बनता था। एक के लिए 3 चाहिए, 5 के लिए कितना चाहिए होगा? 15 चाहिए होगा बच्चों, हाँ या ना? एक के लिए 3 तो 5 के लिए 15, 5 3 जा 15, ये कितना है? 7 ही है, कम पड़ जाएगा, ये रह गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये ज़्यादा रह जाएगा तो ये जाए एक्सेसिव रिएजेंट। समझ आया? जब एक के लिए 3 चाहिए था तो 5 के लिए कितने चाहिए थे? ये 5 के लिए 15 चाहिए होते, 15 की जगह है मेरे पास 7 ही, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट रह गया। अब एक बात बताओ, प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा? प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा या एक्सेसिव रिएजेंट के हिसाब से? ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो अमोनिया कब तक बनता रहेगा? जब तक दोनों रहेंगे ना। जैसे ही कोई एक खत्म हो गया अमोनिया बनना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट कब तक बनता रहेगा? जब तक दोनों रिएक्टेंट रहेंगे तभी तक ना। अभी एक भी रिएक्टेंट खत्म हो गया तो प्रोडक्ट तो बनना बंद हो जाएगा। तो दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट जैसे खत्म वैसे प्रोडक्ट बनना भी बंद। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा किस चीज़ पर डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट कब खत्म हो जाएगा उस पर। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनता है। 3 के हिसाब से 2 बन रहा है। मेरे को पता है कि 7 तो पूरा कंज्यूम होना ही होना है ना, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है ये। तो 3 के हिसाब से 2 बनता है, तो एक हाइड्रोजन के लिए कितना बनेगा? 2/3 अमोनिया। तो 7 के लिए कितना बनेगा बच्चों? इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 14/3 इतने अमोनिया बनेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट होता है, कैसे पहचानते हैं। अभी एग्जाम्पल है एक बुक का, मैं वो सॉल्व कराता हूँ, आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और जो बाकी 3 टॉपिक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, छोड़ मत देना गलती से। ठीक है। मोल फ्रैक्शन, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ये मोटा मोटा लिख दूंगा, ये मोलैरिटी है, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन का ये वाला लिंक है, इसको अच्छे से देख लेना जाके। अब सपोज करो क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम 1.5 है। ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कैलकुलेशन को एज इट इज़ मैं यूज़ करूँगा जो एग्जांपल में गिवन है। देखो बोलता है कि आपके पास 50 किलो नाइट्रोजन है, फिर बोलता है आपको 10 किलो हाइड्रोजन है। ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया कि आपके पास 50 किलो नाइट्रोजन है और 10 किलो हाइड्रोजन है। बताओ भाई कितना अमोनिया बनेगा? सबसे पहले तो बताना लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अभी लिमिटिंग पता कर लेंगे तो एक्सेसिव भी पता कर लेंगे कौन सा होगा, और अमोनिया कितना केजी बनेगा, NH3 कितना केजी बनेगा, हाउ मेनी केजी। तो सब कुछ करने से पहले तो बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। बिना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बैलेंस करो। कैसे बैलेंस होगा? ये 2 होगा और ये 3 होगा। हो गया बैलेंस। एक नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए और उसके लिए 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से तो पता है कि मेरे को ये थोड़ी पता कि 1 किलो नाइट्रोजन के लिए 3 किलो हाइड्रोजन चाहिए। मेरे को ये पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ये जो वेट गिवन है इसको किस में कन्वर्ट करूँगा? नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है। अभी नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स बताया था लास्ट क्लास में कैसे कैलकुलेट होता है, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करो, गिवन वेट 50 kg, हमेशा ग्राम में लिखते हैं, 50,000 ग्राम। नाइट्रोजन का वेट कितना होगा बच्चों? सोडियम का नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 है 28 हो गया। ठीक है। अभी इसको डिवाइड करोगे तो मैं वैल्यू एज इट इज़ यूज़ कर लेता हूँ बच्चों, 1.786 × 10⁻³ ओके, इतने मोल है। ओके, ये आपका मोल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर लेते, लगभग 10 kg 10,000 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई 2। बट आप 1.018 इस तरीके से होती है वैल्यू। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना ले लेता हूँ, 1 का डबल 2 ले लेता हूँ सीधे। ठीक है। आपके बुक में है 4.96, चलो बुक वाली वैल्यू ले लेते हैं 0.16। आप 2 करके भी कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसके लिए टीचर जनरली गलत नहीं करेगा आपके आंसर को। तो 4.96 × 10⁻³ मोल। ओके बच्चों, मैं कैलकुलेशन बस एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। अब ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं
नाइट्रोजन का जितना भी मोल्स है उसका 3 गुना चाहिए मेरे को हाइड्रोजन, इसके अकॉर्डिंग 1 के लिए 3 चाहिए, तो इसके लिए 3 गुना चाहिए होगा, तो इसका 3 गुना करूँ एक बार। अगर मैं इसका 3 गुना करता हूँ तो वो आएगा आपका बच्चों 5.36 इंटू 10⁻³ मोल्स। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? जो भी क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले मैंने देखा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ओके, मैंने पता कर लिया अच्छा नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 के लिए 3 चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए अगर 1 के लिए 3 चाहिए तो जो भी मेरे को कैलकुलेट है उसका 3 गुना चाहिए होगा हाइड्रोजन। मैं देखता हूँ 3 गुना हाइड्रोजन होता है 5.36 इंटू 10⁻³। मेरे पास तो कम है, 4.96 है ना, कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। एक्सेसिव रिएजेंट कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया। बहुत सिंपल, समझ में आई बात? अब मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनता है? वो बनता है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, तो वो इसके हिसाब से बनेगा। तो अगर 3 हाइड्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 मोल अमोनिया बनता है, तो बस आपको कैलकुलेट करना है कि 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 2/3 चाहिए होगा। तो आपको कैलकुलेट करना है इतने के लिए कितना, तो इतने के लिए कितना हो जाएगा 4.96 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2/3, इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए होंगे। इसको मिटाता हूँ मैं, इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए होंगे। अब अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ कि ये कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ बच्चों, ये है 3.30, इसको मल्टीप्लाई करना 3.30 इंटू 10⁻³ ओके, 3.30 इंटू 10⁻³ इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया है। क्या आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स में पूछा था? नहीं, आपको जब गिवन केजी में है तो इसको भी केजी में निकाल के बताओ। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। तो अगर गिवन मास मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा 3.30 इंटू 10⁻³ को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? मोलर मास ऑफ अमोनिया से। 14 + 3 17। इसको बच्चों करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर आएगा आपका 561000 ग्राम्स। ये कितना हो जाएगा 56.1 kg। तो आप बोलोगे कितना अमोनिया? अगर आप 10 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो नाइट्रोजन 10 किलो हाइड्रोजन लेते हो, तो अभी आपका वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। 60 kg रिएक्टेंट लिया था बट 60 kg तो नहीं बना, 56.1 kg बना। इसका मतलब क्या था कि जो आपका रिएक्टेंट था वो बैलेंस नहीं था, कुछ तो उसमें एक्सेसिव था, कुछ लिमिटिंग था। तो जो भी लिमिटिंग था वो बचा हुआ रह गया, ओके, सॉरी, जो एक्सेसिव था वो बचा हुआ रह गया। तो दैट मीन्स आपका 3.9 kg जो नाइट्रोजन है वो बचा हुआ रह गया होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। और आंसर आ जाएगा आपका 56 किलो, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि स्टिचोमेट्री किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्टिचोमेट्री होता क्या है, उसके बेसिस पे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मैंने एक बुक का एग्जांपल बताया। क्वेश्चन काफ़ी हैं एक्सरसाइज में, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। एक एक क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करते हो आप नहीं कह सकते कि आपको थ्योरी ढंग से समझ आई है। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से मैं बोल रहा हूँ थ्योरी को पढ़ो, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से थ्योरी को पढ़ोगे तभी आप चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे जब आप उसका क्वेश्चन कर रहे हो। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के लिंक डाल दूंगा। बाकी भी इस चैप्टर के जो पहले वीडियोस आ चुके हैं उसकी भी डाल दूंगा। अगर आप कंटेंट पसंद आता है तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।